Hello students, good afternoon to all. Today is our second lecture of induction machine and today I am going to discuss the topic generation of three phase rotating magnetic field. ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में हमारी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, रोटेटिंग या फिर रिवॉल्विंग. इट इज रिवॉल्विंग. ठीक है, रिवॉल्व कर रही है वो हमारी एयर गैप में. ठीक है, जो हमारा स्टेटर है ये फील्ड कैसा हमारा रिवॉल्विंग है, रोटेटिंग है. इससे पहले वी हैव स्टडी ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा फ्लक्स होता था, ठीक है, फील्ड मतलब बेसिकली फ्लक्स फ्लक्स की ही हम बात कर रहे हैं. इंडक्शन जितनी भी हमारी रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, आइदर इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, वी ऑल हैव रोटेटिंग फील्ड. जबकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता था उसमें क्या था, हमारी टाइम वेरिंग फील्ड थी, जो भी हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा था. कि मान लो यहाँ T1 इंस्टेंट है, यहाँ T1 इंस्टेंट में इसका ये मैग्नीट्यूड था, इन नेक्स्ट T2 इंस्टेंट इट इज चेंज बाय सम मैग्नीट्यूड. तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स था वो कैसा था, टाइम वेरिंग, इट इज वेरिंग विद द टाइम. तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता था वो होता था d∅dt. ठीक है, d∅dt because it is varying with the time. But here in the rotating machines, either it is the induction motor, यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो कैसा है, रिवॉल्विंग है. मान लीजिए हमारी ये वाइंडिंग है, सो rotating machine we have rotating और revolving magnetic field. जैसे we have हमारी ये वाइंडिंग है मान लो, ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग है. ये दिस थ्री फेज वाइंडिंग. ठीक है, लिखा गया इसमें व्हेन अ थ्री फेज वाइंडिंग बैलेंस इन स्पेस, बैलेंस स्पेस मींस दीस वाइंडिंग्स आर 120 डिग्री अपार्ट. ठीक है, carries three phase current which is balanced in time. ठीक है, carries a when a three phase balance winding carries a three phase balance current, then a revolving magnetic field is produced that rotates at synchronous speed given by 120 f1p, where f is the supply frequency and p is the number of pole of the motor. जो भी मोटर है हमारी, हम कहाँ दे रहे हैं सप्लाई, मोटर में. मोटर में क्या होता है, पोल्स होते हैं. पोल्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स. पोल्स क्या हमारे मैग्नेट से कॉम्बिनेशन है. वी हैव टू पोल मशीन, फोर पोल मशीन, और पोल हमेशा इवन नंबर होते हैं. ठीक है, पोल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग स्ट्रक्चर, a revolving magnetic field is produced that rotates at a synchronous speed given by 120 f upon p. With respect to winding structure, जो हमारी रिवॉल्विंग फील्ड है वो हमारी ns स्पीड के साथ रोटेट कर रही है. उसकी स्पीड हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वाइंडिंग स्ट्रक्चर के, बेसिकली स्टेटर के हमारा स्टेशनरी पार्ट है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा रिवॉल्विंग फील्ड रोटेट करा हमारी सिंक्रोनस स्पीड से, दैट इज 120 f upon p ns. ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ये किस डायरेक्शन रोटेट करती है, फ्रॉम लीडिंग फेस एक्सिस टू लैगिंग फेस एक्सिस. ठीक है, फ्रॉम लीडिंग फेस एक्सिस टू लैगिंग फेस एक्सिस. तो जैसे आप मान लो, जैसे मेरा ये आर फेस है, ये मेरा वाई फेस है, या बी, या फिर ये मेरा बी फेस है, या फिर आप इसको ए बी सी से भी नोट करते हो, ए फेस, बी फेस. ठीक है, कोई भी आप नॉमेनक्लेचर फॉलो कर सकते हो. जब मैं अपने आर फेस में करंट दूंगा, आर फेस में मैंने करंट दिया अपना, वाई फेस में भी मैंने करंट दिया, और बी फेस में भी, बी फेस बाइंडिंग में भी मैंने करंट दिया. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल करंट दे रहा हूँ, मान लो सिर्फ आर फेस में करंट दिया, तो यहाँ पे एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा. वैसे यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा इंडिविजुअली. ठीक है, ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. बट जब आप इस तीनों वाइंडिंग को एक साथ करंट दोगे, बैलेंस करंट दोगे, तो जो हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो रोटेटिंग हुआ, रिवॉल्विंग हुआ. ठीक है, वो इस एयर गैप में हमारा रिवॉल्व करेगा. ठीक है, बाई स्पीड ns. ठीक है, जो हमारा मान लो ये एयर गैप है, इट विल रोटेट, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल रोटेट बाय स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज डिनोटेड बाय ns. मैग्नीट्यूड इसका 120 f upon p रेवोल्यूशन पर मिनट, इतने रेवोल्यूशन पर मिनट में. और कौन से एक्सिस से, फ्रॉम लीडिंग एक्सिस टू लैगिंग एक्सिस. मान लो ये r by b है मेरा, तो इस r by b में मेरा लीड कौन सा कर रहा है. अगर आप यहां से देखोगे, इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे बैठ के देखोगे तो, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है हमारा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में. ठीक है, तो पहले क्या रहा, आर, देन बाई बी, तो लीडिंग क्या हुआ, आर हुआ, उसके बाद वाई आया, फिर बी आया. तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा
वो फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग क्लॉकवाइज रोटेट करेगा हमारा, ठीक है। लीडिंग फेस आर था, उसके बाद लैगिंग क्या था, वाई फेस, तो इट विल रोटेट फ्रॉम लीडिंग फेस एक्सिस टू लैगिंग फेस एक्सिस। अब यहाँ पे हमें एक तो ये आपसे ऐसा प्रूफ नहीं है कि प्रूफ करो, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशन एंड द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सर ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है रिवॉल्विंग फील्ड का, डेट इज लीडिंग फेस टू लैगिंग फेस। अब क्या हमारा जो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। द रिजल्टेंट फ्लक्स इज साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। जैसे हमारी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट थी वैसे हमारा फ्लक्स क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हमारा ऐसे ये पूरा यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3/2 फ्लक्स 3/2 फाई एम या फिर 1.5 फाई एम। जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 3/2 फाई एम या फिर 1.5 फाई एम एंड इज लाइन विद एक्सिस ऑफ डेड फेस which carries peak current, ठीक है। जिस जिस हमारे के तीन फेस हैं, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, या फिर आप किसे डिनोट कर सकते हैं, ए फेस, बी फेस, सी फेस, ठीक है। तो जिस फेस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो भी फेस मेरा पीक करंट कैरी करेगा, रिजल्टेंट मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस फेस में मेरा पीक करंट कैरी करेगा, ठीक है। मान लो मेरे ए फेस, बी फेस, सी फेस हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है उसमें मेरे ए फेस में करंट मैक्सिमम है, तो मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन होगा इट इज अलोंग द फेस ए एक्सिस, फेस ए की एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या हमारी ये क्या हमारा ये ए फेस, ए और ए डैश, हमारा फेस ए फेस ए की बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। बी और बी डैश ये हमारे बी फेस की बाइंडिंग, और सी डैश ये हमारे सी फेस की बाइंडिंग। अब यहाँ पे ए क्या हमारा, यहाँ पे इस ए में क्या हमारा डॉट है, डॉट मतलब करंट हमारा अपवर्ड की साइड आ रहा है, क्रॉस हमारा करंट डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो ये बी एक्सिस ऑफ फेस है, इस डायरेक्शन में कैसे आई, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स फ्रॉम ए से आप ए डैश लेकर आए, ठीक है। टर्न योर फिंगर्स फ्रॉम ए डैश ए डॉट टू ए क्रॉस, ठीक है, ए टू ए डैश लेकर आओ। तो आपका राइट हैंड रूल का थंब का डायरेक्शन कहाँ दे रहा है, वो उस फेस की एक्सिस बता रहा है, ठीक है। तो ए और ए डैश की हमारा आप राइट हैंड थंब से देखोगे तो डायरेक्शन एक्सिस का कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, जो ये डायरेक्शन शो कर रखा है एक्सिस ऑफ फेस ए। सिमिलरली फॉर एक्सिस बी, टर्न योर फिंगर्स, पुट योर फिंगर्स या फिर रैप योर फिंगर्स फ्रॉम बी टू बी डैश, ठीक है, राइट हैंड से बी टू बी डैश। तो आपका कहाँ आएगी फेस एक्सिस, ये आएगी, ये डायरेक्शन शो कर रखी है एक्सिस ऑफ बी फेस। सिमिलरली पुट योर फिंगर्स फ्रॉम सी टू सी डैश, तो ये क्या है एक्सिस ऑफ सी फेस, ठीक है, ये एक्सिस आ गई सी फेस की। तो तो अभी हम हमारा थ्री फेस वाइंडिंग है और हमारे 6 स्लॉट है, ठीक है। समझने में सिर्फ 6 स्लॉट अज्यूम करें, ठीक है। वैसे बहुत काफी स्लॉट होते हैं, ओवरऑल पूरी पेरिफेरी में स्लॉट्स होते हैं आपके, ठीक है। स्लॉट का काम क्या है, वाइंडिंग को हाउस करना। तो अब ये हमारा मान लो ये हमारा साइनसॉइडल करंट है, ठीक है। करंट क्या, करंट तो हमारा बैलेंस करंट है। बैलेंस करंट क्या है, मतलब द करंट विच इज बैलेंस इन टाइम, 120 डिग्री अपार्ट हो, 120 डिग्री फेज डिफरेंस हो। बैलेंस इन टाइम मतलब these phase current have 120 degree phase difference between them, ठीक है। तो मेरे तीन फेस करंट है, आई फेस, बी फेस, सी फेस। आई फेस करंट, लेट्स से आई एम डिनोटिंग माय आई फेस करंट बाय आई एम sin ओमेगा टी। माय बी फेस करंट बाय आई एम sin ओमेगा टी माइनस 120। बी फेस मेरा 120 डिग्री लैग कर रहा है और सी फेस मेरा 120 डिग्री ए फेस से लीड कर रहा है। रेफरेंस में अपना ए फेस को माना है, दिस माय ए फेस इज माय रेफरेंस। इसके रिस्पेक्ट में बी फेस मेरा 120 डिग्री लैग कर रहा है, ऐसे में लैग करता है क्लॉकवाइज में, और कोई भी चीज जो एंटी क्लॉकवाइज हो वो लीड करती है। तो मेरा सी फेस है 120 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो रिवॉल्विंग फील्ड है रोटेट कर कैसे रही है, ठीक है, हाउ इट इज रोटेटिंग। तो हमें तीन स्टैंड पे करंट की वैल्यूज देखनी है एट दीज थ्री स्टैंड एंड स्टैंड, लेट्स से T1, T2 एंड T3। इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कौन सा करंट हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, विच फेस करंट इज अटेनिंग इट्स पीक वैल्यू, ठीक है, और बाकी करंट की क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली वी हैव टू नोट द करंट वैल्यूज एट दिस इंस्टेंट 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा IA, IB एंड IC आर द इंडिविजुअल फेस करंट्स ऑफ फेस ए बी सी
और आपको पता है मेरा जो करंट है, ठीक है, करंट क्या मेरा एमएमएफ बनाता है, एमएफ क्या करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट जब मेरा वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो एमएफ प्रोड्यूस करेगा, और ये एमएफ मेरा फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बेसिकली माय करंट एंड माय फेस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और दे आर इन फेस विद ईच अदर। मेरा जो करंट है या फिर मेरा जो फ्लक्स है बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय करंट। इसका मतलब क्या, जब मेरा करंट का वैल्यू, ये जो करंट है मेरा, ये जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। जब मेरा करंट का मैग्नीट्यूड हाफ होगा, इट इज ये क्या मतलब साइनोसॉइडल करंट है वेरिंग विद टाइम, सेम वेरिएशन सेम वेरिएशन हमारा फ्लक्स भी फॉलो करेगा उस फेज का। मेरा मान लो आई फेज करंट है, ये आई फेज करंट जब मेरा पीक हो तो फ्लक्स भी पीक होगा, जब ये मिनिमम हो तो ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। सो इंडिविजुअल फेज करंट एंड फेज फ्लक्स आर इन फेज विद ईच अदर। तो हमारे जो फेस और फ्लक्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ इन फेस है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको स्लाइड की जगह मैंने नोट्स में कंटिन्यू किया है, ठीक है। आई विल गिव यू द नोट्स। सेम हमारा टी वन स्टैंड, टी2 स्टैंड, टी3 स्टैंड, ठीक है। तो लेट्स से ये लास्ट ईयर के नोट्स हैं, आई हैव कोलैबोरेटेड विद द नोट्स, हैंडरिटन नोट्स दैट आई मेड। सो वी हैव डिस्कस अप टू दिस पॉइंट। तो हम टी1 स्टैंड की बात करेंगे एट टी1 स्टैंड, ठीक है। टी1 स्टैंड पे कौन से फेस का करंट मैक्सिमम है, टी1 स्टैंड कौन सा है, यहाँ पे देखिए दिस इज माई टी1 स्टैंड, ठीक है, दिस इज माई टी1। बस आप इस फिगर को देखिए, इस टी1 स्टैंड पे ये मेरा ए फेस करंट है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, ये डॉटेड लाइन, देख कौन से फेस करंट को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो मेरा ए फेस का करंट है वो तो क्या पीक वैल्यू को अटेन कर रहा है, और जो मेरा फेस बी, ये मेरा फेस बी है और ये मेरा फेस सी है, ये कौन सी वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, माइनस आई एम बाई टू, हाफ ऑफ वैल्यू माइनस आई एम बाई टू, ठीक है। तो जो मेरा फेस ए है एट टी वन स्टेट माई, ये क्या है बेसिकली मेरा 90 डिग्री एंगल है। तो आई एम साइन ओमेगा टी वेयर ओमेगा टी इज 90 एट टी वन, तो आई एम साइन 90 क्या हो गया, आई एम हो गया, ठीक है। तो T1 स्टैंड पे ओमेगा टी इज 90 डिग्री। सो इन दिस वे you can find the values for IA, IB and IC, या we can directly see values। हम इस फिगर से डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हैं कि IA की वैल्यू क्या है, IB क्या है, IA की वैल्यू IM है और IB एंड IC की वैल्यू क्या है, माइनस IM बाई टू, ठीक है। So at T1 stand omega t is equal to 90, my Im is Im sin 90, that is Im, positive peak value। पॉजिटिव वैल्यू हमें बता रही है जब मेरा करंट पी क्या है, मेरा पीक वैल्यू अटेन कर रहा है, तो मेरी फ्लक्स भी पीक वैल्यू अटेन करेगी फेस ए की। फेस ए करंट इज अटेनिंग पीक वैल्यू, तो मेरा जो फ्लक्स होगा फेस ए का ये पीक वैल्यू अटेन करेगा। और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा फ्लक्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फेस ए एक्सिस होगा। जो मेरी ये फेस ए की फ्लक्स है, जो मेरी फेस ए की फ्लक्स है, वो जो एक्सिस फेस ए की एक्सिस है वो इन डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सिस ऑफ फेस ए की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देन करंट आई बी, फेस बी करंट, वो क्या है, आई एम साइन 90 माइनस 120, दैट इज आई एम साइन माइनस 30, दैट इज आई एम बाई टू। अब यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट जो हमारी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फेस बी के अपोजिट एक्सिस में होगा। मान लो हमारा फेस बी के एक्सिस क्या था, हमारा ये क्या है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जो हमारा एक्सिस है जो फ्लक्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमारा अभी के एक्सिस, फेस बी के एक्सिस क्या है, ये है, ठीक है। बट हमारा अभी टी वन स्टैंड पे हमारा फ्लक्स कैसा बी फेस का नेगेटिव है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है टी1 पे, फाई एम बाई टू। करंट क्या है मेरा, माइनस आई एम बाई टू, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई एम बाई टू बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली फॉर फेस सी पे आप वैल्यू रखिए ओमेगा टी माइनस 90 रखिए, तो क्या है आई एम बाई टू, और फेस तो फ्लक्स होगा सी फेस का वो क्या माइनस फाइव एम बाई टू, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो जस्ट ड्रॉ इट। तो मेरा ए फेस का फ्लक्स तो यहीं पे आ गया along द फेस ए, मेरी फेस ए की एक्सिस ये है और फेस ए की जो फ्लक्स है वो क्या पॉजिटिव है, तो इसी की डायरेक्शन में आएगा फेस ए की एक्सिस में। वैसे ही मेरा फेस बी की एक्सिस तो ये थी, बट एट दिस इंस्टेंट माय करंट इज नेगेटिव। करंट क्या मेरा माइनस आई एम बाई टू है, तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, वो भी फाइव एम बाई टू होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस फेस एक्सिस की बी के जो वो है रेफरेंस उसके अपोजिट में फाइव एम बाई टू, सिमिलरली फॉर फेस सी फाइव एम बाई टू।
अब हम रिजल्टेंट देखेंगे, रिजल्टेंट लिया इसके, और मैंने आपको क्या बताया, जो भी फेस हमारा पीक करंट कैरी करता है, ठीक है, उस फेस के अलोंग हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स का उस फेस के अराउंड हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स का फेजर आएगा, या फिर रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फेस व्हिच कैरीज पीक करंट। ठीक है, तो मेरा फाई ए कहाँ गया, जो मेरा फ्लक्स फाई है वो तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो मेरा फाइव बी दिस फाइव इज फाइव एम बाई टू, फाइव इज फाइव एम बाई टू, तो हम क्या देंगे, रिजल्टेंट देखेंगे। तो हमने रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट क्या आ गया, फाइव एम। रिजल्टेंट इज बेसिकली फ्लक्स ऑफ ए फेस प्लस फ्लक्स ऑफ बी फेस प्लस फ्लक्स ऑफ सी फेस। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, इट शुड बी अंडरस्टूड। रिजल्टेंट फ्लक्स इज फ्लक्स ऑफ ए फेस प्लस बी फेस प्लस सी फेस। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, अलोंग, मैंने रिजल्टेंट किसके अलोंग लेना है, जिस फेस में पीक करंट करा है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेना है, ठीक है, फाई ए के अलोंग। तो फाई ए तो आ गया फाई एम, फाई बी क्या आ गया, फाई एम बाई टू कॉस 60। ठीक है, हमारा फाई एम बाई टू, इसका हमने कॉस एंगल लिया अलोंग दिस रिजल्टेंट, फाई एम बाई टू कॉस 60। सिमिलरली सी फेस की फ्लक्स का लिया फाई एम बाई टू कॉस 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया फ्लक्स, फाई एम बाई फोर, फाई एम बाई फोर, दैट इज 3/2 फाई एम। तो रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 3/2 फाई एम, या फिर 1.5 फाई एम। तो रिजल्टेंट फ्लक्स इन डायरेक्शन बता रखा मैंने। अब हम T2 स्टैंड की बात करेंगे, एट T2 स्टैंड। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, एट T2 स्टैंड विच फेस कैरीज द पीक करंट, हमारा पीक पॉइंट कहाँ पे है, दिस इज माई पीक पॉइंट। इस लाइन, इस डॉटेड लाइन में पीक मेरा यहाँ पे अटेंड कर रहा है, और ये कौन सा करंट है मेरा, दिस इज माई, ये मेरा कौन सा है, एट T2 इंस्टेंट मेरा फाइव सी मेरा वो है, ठीक है, सही है। एट T2 इंस्टेंट ये मेरा कौन सा, ये T2 स्टैंड पे मेरा कौन सा फेस करंट पीक वैल्यू अटेन कर रहा है, भले नेगेटिव हो, माई आईसी, ये जो मेरा आईसी फेस है, इट इज अटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस आई एम, आईसी की वैल्यू है माइनस आई एम। और जो मेरा आई आई भी है, आई ए करंट एंड आई बी करंट, वो क्या है, आई एम बाई टू एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, तो कौन सा फ्लक्स मेरा मैक्सिमम होगा, सी फेस का फ्लक्स मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ए फेस का फ्लक्स और बी फेस का फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फाइव एम बाई टू, फाइव एम बाई टू। और थर्ड पॉइंट, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स अब किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ फेस सी, क्योंकि फेस सी में मेरा पीक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तुम देखते हैं यहाँ पे नीचे, ये तो हमारा, ठीक है, एट, तो आई ए क्या है हमारा, T2 इंस्टेंट बाई एम बाई टू, मतलब फाइव ए क्या, फाइव एम बाई टू, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो जो एक्सिस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा फ्लक्स फाइव ए होगा। सिमिलरली फेस बी का करंट क्या है, आई एम बाई टू, मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, फाइव एम बाई टू, और ये भी फ्लक्स क्या पॉजिटिव है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फेस एक्सिस। सिमिलरली वी हैव आई फाइव सी, हमारा करंट क्या है, सी फेस का करंट मैक्सिमम है बट नेगेटिव, माइनस आई एम, तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, फाइव सी फाइव एम। ये क्या माइनस है हमारा फ्लक्स, बट क्या माइनस है, तो अपोजिट डायरेक्शन टू फेस एक्सिस। हमारा रिजल्टेंट, पहली बात क्या है, रिजल्टेंट कहाँ होता है, जिस जिस फेस में पीक करंट फ्लो करता है, पीक सी फेस में फ्लो कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अलोंग द फेस सी एक्सिस। ठीक है, फेस सी के अलोंग होगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो फेस सी की एक्सिस क्या थी, ये थी, अब यहाँ पे भी ऐसे, तो हमारा जो फेस सी का फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा फेस सी की एक्सिस फाई सी, ठीक है, और रिजल्टेंट फ्लक्स भी उसी की डायरेक्शन में होगा। अब फाई ए क्या है मेरा, फाई एम बाई टू पॉजिटिव है, तो अलोंग द एक्सिस आ गया फाई एम बाई टू। और फेस बी में क्या है, करंट क्या है, दोनों ए फेस और बी फेस में पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, बट ऑफ हाफ द मैग्नीट्यूड, क्योंकि करंट भी हाफ है इंस्टेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फाइव सी, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, मैंने रिजल्टेंट लिया अलोंग द सी फेस एक्सिस, फाइव सी प्लस फाइव ए प्लस फाइव बी, फाइव सी इज फाइव एम, फाइव ए इज फाइव बाई टू कॉस 60, फाइव बाई टू कॉस 60 सेम। हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, थ्री बाई टू फाइव एम। So as phase C carries the peak current, as phase C carries the peak current, the resultant flux is in line with phase axis C. Phase C में मेरा peak current था,
तो मेरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ है, वो भी कहाँ है, फेज सी के अलोंग, फेज सी की एक्सिस के अलोंग। तो तो अब यहाँ पे नोट करिए, T1 स्टैंड पे मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स था यहाँ पे, ठीक है, T1 स्टैंड, T1 स्टैंड पे मेरा फ्लक्स का था यहाँ पे। एट T2 स्टैंड मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आ गया, यहाँ पे आया, तो इट इज रोटेटेड बाई 60 डिग्री। T2 पे मेरा फ्लक्स कहाँ रोटेट कर गया, 60 डिग्री से रोटेट कर गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लीडिंग टू लैगिंग, ठीक है। तो इन दिस मैनर मेरा फ्लक्स पूरे यहाँ पे रोटेट करेगा, T2 T3 फिर T4 ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री करके रोटेट करता जाएगा, ठीक है। So at T2 instant the resultant flux has to be moved by 60 degree angle. Similarly at T3 instant and so on, this resultant flux will be moved further by 60 degree. At T3 instant phase B carries the peak current. अब T3 instant की बात करें, T3 instant this instant, ठीक है, इस instant की बात करें, तो instant पे कौन सा कौन सा कौन सा क्या बोलते हैं फेस पीक करंट कैरी कर रहा है, बी फेस, दिस इज द वैल्यू। और यहाँ पे हमारा ए फेस और सी फेस की वैल्यू क्या है, -Im/2, ठीक है। सो टी टी थ्री इंस्टेंट में हमारा फ्लक्स कहाँ किसके अलोंग हुआ, अलोंग द फेस सी एक्सिस, फेस बी एक्सिस, ठीक है। एट T3 हमारा फेस बी में हमारा मैक्सिमम करंट है, तो हमारा फेस बी के अलाउंग हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, एस फेस, ठीक है। डिस्टेंस टू द रिजल्टेंट फ्लक्स हैज टू बी मूव, ठीक है, द at T3 instant phase B carries the peak current, therefore resultant flux will be along the phase B axis, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी वॉल्यूम मेग्नेटिक फील्ड की। जब वो मेन पॉइंट याद रखना कि ये लीड टू लैगिंग रोटेट करता है, ठीक है, लीड टू लैगिंग, और कहां से कहां रोटेट करता है, लीडिंग टू लैगिंग, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है रिजल्टेंट का, 3/2 φm या फिर 1.5 φm, ये दो चीजों को मेन में ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में आपको प्रूफ आता है नहीं इसका बट आगे, तो देन यू शुड बी एबल टू आंसर इन दिस मैनर। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, नॉट ऑफ सिंगल फेज, ठीक है। थ्री फेज मतलब इट इज थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज वाइंडिंग है उसमें, सप्लाई सिंगल फेज नहीं है, थ्री फेज है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन, हमारा क्या है इसका, इसका सेम है प्रिंसिपल ऑपरेशन इंडक्शन मोटर की, ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मर जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी आपके दो लॉ लग रहे हैं, वन इज फैराडे एंड लेंस लॉ, यहाँ पे लेंस लॉ का मेन काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटर है, ये है स्टेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई दी है, ठीक है, आई हैव गिवन माय थ्री फेज सप्लाई, दिस स्टेटर है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग है ये स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दी तो करंट गया, जब बैलेंस करंट, आर फेज, वाई फेज, थ्री फेज करंट गया, थ्री फेज करंट गया थ्री फेज वाइंडिंग में, तो इसने एक रिवॉल्विंग, जो अभी आपको फ्लक्स पता है वो क्रिएट किया, ठीक है, रोटेटिंग फ्लक्स, ठीक है, इट इज रोटेटिंग, ये रोटेटिंग फ्लक्स। अब मैं आपको रोटर बताए, दो तरह के रोटर बताए थे, वन इज स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर, एंड अदर इज स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। रोटर मेरा कोई सा भी हो, आइदर स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, जो मेरा रोटर होता है, ठीक है, रोटर क्या होता है मेरा, शॉर्ट सर्किटेड होता है, ठीक है, मतलब सर्किट क्या है मेरा, क्लोज्ड है उसका, ठीक है। जैसे मेरी ये वाइंडिंग है रोटर की, मान लो ये वाइंडिंग है, दिस माय वाइंडिंग, ठीक है, तो रोटर की मैंने जो टर्मिनल से शॉर्ट कर रखे हैं, ठीक है, तीनों टर्मिनल को आपको ज्वाइन कर रहा है एक तरीके से, मतलब मेरा रोटर ये शॉर्ट सर्किट है। अब अब क्या है मेरा, ये रिवॉल्विंग फ्लक्स है मेरा, मैं थ्री फेज वोल्टेज सप्लाई दी मैंने, थ्री फेज करंट आया, थ्री फेज करंट जब बैलेंस वाइंडिंग में फ्लो करता है, थ्री फेज बैलेंस करंट जब मेरा बैलेंस स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो करेगा, तो क्या करेगा, ये स्टेटर फ्लक्स क्रिएट करेगा। ये जो मेरा स्टेटर फ्लक्स है, इट इज रिवॉल्विंग, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मेरा रोटर के रोटर है मेरा ये, ठीक है, दिस माई रोटर वाइंडिंग, ठीक है, दिस माई रोटर, मान लो मेरा रोटर है, ये मेरे रोटर के, मेरा स्क्वायरल इस टाइप रोटर है, मेरे रोटर के बार्स हैं, और ये मेरा शॉर्ट सर्किट है मेरा, ठीक है। मैंने बताया ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रहता है बाई टू एंडिंग्स, स्क्वायरल केस टाइप है, राउंड रोटर है तो वाइंडिंग होगी, ये मेरा ये शॉर्ट सर्किट रोटर। अब अब क्या बोलते हैं, ये बार बार ये फ्लक्स आ रहा है, इसको कट करके जा रहा है, ठीक है, ये बार बार ये फ्लक्स क्या कर रहा है, इसको
क्या कर रहा है हमारा, कट कर रहा है, ठीक है, बाई स्पीड ns। ये इसकी रोट जो हमारा स्टेटर फ्लक्स है ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, एट सिंक्रोनस स्पीड, इट इज रोटेटिंग बाय सिंक्रोनस स्पीड 120 f अपॉन p। तो मेरे ये रोटर कंडक्टर्स को कट कर रहा है, ठीक है। तो कट कर रहे एक तरीके से रोटर कंडक्टर्स क्या महसूस कर रहे हैं, टाइम, क्या कर रहे हैं, वेरिंग फ्लक्स, ठीक है। ये बार बार आ रहा है, कट कर ही आ रहा है। मान लीजिए आप स्कूल में गेम खेलते होंगे, इन चाइल्डहुड, इन स्कूल टाइम्स यू हैव प्लेड अ गेम। गेम में क्या करना है आपको, आपको कोई टच करके अगर भागेगा तो आप भी क्या करोगे, पहले एक जना कोई आया वो आपको टच करके भाग गया, देन यू हैव टू चेज हिम। आपको उसको, आप क्या करोगे, उसको चेज करना है, उसको पकड़ के टच करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप भी उसके पीछे भागोगे इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है आपको आपको टच करने के बाद उसी डायरेक्शन में भागोगे, ठीक है। मान लो सिंगल डायरेक्शन है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं भागोगे, एक ही रूट है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ऐसी आपको क्या बोलते हैं, जो रिवॉल्विंग फ्लक्स है बार बार इस रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा है, बार बार कट कर रहा है, तो हमारा बेरिंग फ्लक्स है, तो उससे क्या होगा, और रोटर क्या हमारा शॉर्ट भी है, तो उससे क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट विल लीड टू, इज दिस बेरिंग फ्लक्स लीड टू ईएमएफ। मेरा मेरा फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो मेरे रोटर कंडक्टर्स में, किसमें, रोटर के कंडक्टर्स में मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मेरा ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, तो जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, ये जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अब मेरा रोटर क्या, मेरा शॉर्ट सर्किट है, एक तरीके क्लोज पाथ है। अगर मेरा कोई क्लोज पाथ है और उसमें वोल्टेज है, ठीक है, और मेरा पाथ क्लोज है, तो अपने आप करंट फ्लो करेगा उसमें। तो जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया मेरे रोटर कंडक्टर्स में, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दिस इज रोटर करंट। अब जब रोटर करंट है तो मेरा टॉर्क क्या होता है, बेसिकली माई टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दिस फ्लक्स, ठीक है, एंड माई करंट इन द रोटर, माई रोटर करंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरा इंटरेक्शन होगा, interaction between this rotor current and this flux, interaction between the rotor current and the rotor and the stator flux leads to production of torque। मेरा ये रोटर करंट और मेरा जो फ्लक्स है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इसकी वजह से मेरे रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा देन माय रोटर स्टार्ट टू रोटेट, ठीक है। जब मेरा टॉर्क प्रोड्यूस होगा रोटर में, देन माय रोटर स्टार्ट टू रोटेट, टॉर्क आ गया, टॉर्क का काम है रोटेट करेगा, ठीक है। बेसिकली जो मेरा रोटर फ्लक्स होता है ये मेरा रोटर करंट होता है, मेरा रोटर के फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रोटर के फ्लक्स को, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए हियर। तो यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, मेरा थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज था, मैंने अपने स्टेटर में सप्लाई दी, थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज, थ्री फेज करंट फ्लो किया। इस थ्री फेज करंट ने मेरा स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस किया, क्योंकि रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे 120 f अपॉन p, ठीक है। अब ये जो मेरा ये जो फ्लक्स है, इट इज कटिंग माई स्टेटर, माई रोटर कंडक्टर्स कंटिन्यूसली, बार बार आके जा रहा है, छू के भाग रहा है इसको। और ये क्या है, तो मेरा इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मेरा इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इस ईएमएफ इंड्यूस में मेरे रोटर क्या है, मेरा शॉर्ट है। अगर ओपन होता मेरा रोटर, शॉर्ट सर्किट नहीं होता और ओपन होता रोटर, करंट फ्लो नहीं कर पाता, बट यही होता रोटर क्या होता, मेरा शॉर्ट होता है, तो उसमें करंट फ्लो कर गया रोटर की वाइंडिंग में। और जो टॉर्क होता है मेरा, अब क्या होगा, इस रोटर का जो करंट प्रोड्यूस किया, ठीक है, रोटर करंट और जो फ्लक्स थी मेरी, इसमें आपस में इंटरेक्शन हुआ, या फिर ये जो मेरा रोटर करंट है ये मेरा रोटरी फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, रोटर फ्लक्स, ये मेरा स्टेटर फ्लक्स है और ये रोटर फ्लक्स है। ये दोनों रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। या फिर ये जो रोटर करंट है और जो स्टेटर रिवॉल्विंग फ्लक्स है, दिस विल इंटरेक्ट एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क। और टॉर्क का क्या काम है, इस रोटर को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस रोटर को रोटेट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो टॉर्क क्या करेगा, इस रोटर को रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो टॉर्क है रोटर को स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो जो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, जो मेरा रोटर है, ठीक है, ये जो मेरा रोटर है ये किस डायरेक्शन रोटेट करेगा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो, पहले जब मेरा रोटर स्टैंड स्टिल पे था, ठीक है, जैसे मेरा रोटर जब बंद था, मशीन बंद थी, आपने सप्लाई दी,
तब ये क्या कर रहा था, मेरा जो रिवॉल्विंग फ्लक्स है इट इज कटिंग द रोटर कंडक्टर्स बाय एन स्पीड, बार बार ये रोटर के कंडक्टर्स को एन की स्पीड से कट कर रहा था। तो यहाँ पे अफेक्ट क्या उसका, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ की वजह से करंट है, करंट की वजह से टॉर्क आ गया, ठीक है। तो बेसिकली लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ से सेज अफेक्ट अपोजेस द कॉज, अफेक्ट अपोज द कॉज एंड अपोज इज द रोटेशन दैट इज ड्यू टू द टॉर्क। so basically our effect is टॉर्क क्या हमारा effect और cause क्या फ्लक्स कटिंग एक्शन। अगर मेरा फ्लक्स इसको बार बार कट ना करे, ठीक है, अगर ये रोटर फ्लक्स इसको स्पीड कट ना करे तो मेरा क्या होगा, मेरा करंट जीरो हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो मेरा टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रोटर को रोटेट करना चाहिए जिससे कि मेरा जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है ये इसको अपोज करे और इसका जो रेट है फ्लक्स कटिंग एक्शन का वो डिक्रीज हो। तो पहले मेरा जो फ्लक्स कटिंग का एक्शन का रेट था वो एन स्पीड से कट कर रहा था, तो रोटर मेरा किस डायरेक्शन रोटेट करना चाहिए जिससे कि ये मेरा रोटेट हो इन द सेम डायरेक्शन। सो रोटर मस्ट स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग फ्लक्स। अगर मेरा रोटर की, अगर मेरा एनएस क्या बोलते हैं, जो मेरा रिवॉल्विंग फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स है, वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन माय रोटर मस्ट स्टार्ट रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तभी क्या होगा, इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन में मेरा स्टेटर फ्लक्स रोटेट कर रहा है, तो मेरा अगर रोटर भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो मेरा और लेट्स से माय रोटर इज रोटेटिंग बाय स्पीड एन, मेरा रोटर एन स्पीड से घूमने लगा, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में घूमेगा तो उसका रिलेटिव एक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है। अगर मान लो मेरा रोटर मेरा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स रोटेट करता तो मेरा रिलेटिव जो मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है डिक्रीज करने की जगह, ठीक है। इफ माय रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिवॉल्विंग फ्लक्स, then my relative action, relative speed between the rotor conductors and the stator and this revolving flux will be ns plus n. So, so we have to decrease the cause and cause the flux cutting action. इसका जो रेट है वो कम करना है, तो हम इस रेट को कम करने की इस रेट को कम करने के लिए मेरा जो रोटर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फ्लक्स रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जब इन द डायरेक्शन जब रोटेट करेगा तो मेरा जो रिलेटिव स्पीड है, relative speed between whom, between the rotor conductors and the revolving flux will get decreased by ns minus n. So simple principle है, बहुत ही easy इसका। आपने सप्लाई दी, थ्री फेज सप्लाई दी वोल्टेज की स्टेटर में जब थ्री फेज सप्लाई दी तो आपने बैलेंस करंट फ्लो किया, ये बैलेंस करंट आपका रिवॉल्विंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि सिंगल स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब ये फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर्स को ये जो फ्लक्स है इस रोटर के कंडक्टर को बार बार कट करेगा, क्योंकि कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया और ये जो मेरा रोटर है शॉर्ट सर्किट है, मतलब जो सर्किट है मेरा क्लोज है, तो मेरा करंट इंड्यूस हो गया। अब करंट इंड्यूस हो गया, देन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दिस करंट एंड दिस फ्लक्स हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, सच दैट जो हमारा फ्लक्स कटिंग एक्शन है इट विल गेट डिक्रीज, ठीक है। तो हमारा पहले फ्लक्स कटिंग एक्शन कितना था, किस रेट से कट कर रहा था, एनएस रेट से, और जब रोटर हमारा स्टार्ट रोटेट करना हो गया इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, देन माय relative action will get decreased. So in this way my induction motor rotates. तो यहाँ पे basically in the slide I have written the same thing. I am just reading out. The stator winding of a three-phase induction motor is connected to a three-phase balance supply. ठीक है? Stator winding three-phase balance supply से connected three-phase balance supply voltage. The flow of three-phase currents in the three-phase stator winding. जब three-phase current जब flow करेगा three-phase stator winding में produces a rotating magnetic field. वो प्रोड्यूस करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड 2f अपॉन p रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और अगर हम रेवोल्यूशन पर मिनट की बात करें तो वो आएगा 120f अपॉन p। स्मॉल ns क्या डिनोट करता है, स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। कैपिटल ns क्या डिनोट करता है, कैपिटल n क्या डिनोट करेगा, स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हम पर सेकेंड की बात करें तो 2f अपॉन p rps रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान कि सिग्नल स्पीड से हमारा ये स्टार्ट हो गया रोटेट करना।
दिस रोटेटिंग फ्लक्स कट्स स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स स्टेशनरी रोटर क्या है स्टैंड स्टिल पे है तो क्या हो स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स एट द सिंक्रोनस स्पीड and therefore EMF gets induced in the rotor conductor. EMF induce हो गया. As rotor conductors are short circuited, these induced EMF give rise to current in rotor conductors. Current आ गया. अब जो interaction है इन rotor conductors का, the interaction of these rotor currents with rotating flux wave produces torque in the rotor. Produces torque in the rotor of a three-phase induction motor. Torque produce करेगा current और flux interaction and as a consequence rotor begins to rotate. Rotate घूमना start हो गया. According to Lenz's law, effect opposes the cause, and here the effect is the developed torque and cause the flux cutting action. Cause क्या हमारा flux cutting action है और effect क्या है developed torque. Flux cutting action of the rotor conductors. Therefore, as per Lenz's law, the developed torque must oppose or minimize the cause, that is flux cutting action. ठीक है? So this is possible. एक का possible होगा कि इसको oppose करे. This is possible only if the developed torque forces the rotor to rotate in the direction of rotating field. जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग फील्ड रिवॉल्व कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट करना चाहिए. So that relative speed between the rotating flux and rotor conductors get reduced and therefore the flux cutting action also get reduced. तो यहाँ पे आप देखिए जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल पे था ऑब्जर्व व्हेन रोटर इज स्टैंड स्टिल द फ्लक्स कटिंग एक्शन रेट इज ns टाइम्स पर सेकंड ns रेट से कट कर रहा था. ठीक है. एंड नाउ जब रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर गया कि मान लो कि हमारा रोटर nr स्पीड से रोटेट कर रहा है रेवोल्यूशन पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स. किस डायरेक्शन रोटेटिंग फ्लक्स के डायरेक्शन में. ठीक है. द फ्लक्स कटिंग एक्शन गेट रिड्यूस्ड बाय ns माइनस nr. ठीक है. ये रिड्यूस हो गया फ्लक्स कटिंग एक्शन फ्रॉम ns टाइम्स टू as demanded by Lenz's law. Lenz's law जैसा बोल रहा था वैसे हो गया. तो हम we called this induction motor as asynchronous motor. So why we call this induction motor as asynchronous motor? ठीक है. So we will see. अब मान लो हमारा अगर हमारा क्या ये फ्लक्स कटिंग एक्शन है. ठीक है. फ्लक्स जब हमारा जब हमारा रोटर जो है रोटेट कर रहा है फुल स्पीड पे. फुल स्पीड कितना है रोटर की nr है मान लो. दिस इज द फुल स्पीड मैक्सिमम स्पीड रोटर कैन रोटेट एंड दिस इज द फ्लक्स को कट कर रहा है. तो अभी क्या है पहले स्टार्टिंग में तो जब स्टैंड स्टिल पे ns रेट से कट कर रहा था जब रोटर घूमने लग गया तो ns माइनस nr. अगर मान लो मेरा जो रोटर है फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा रोटर स्पीड इंक्रीज करते करते वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही हो गया तो मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन क्या होगा जीरो हो जाएगा. अगर मेरा रोटर इफ माय रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एट माय सिंक्रोनस स्पीड ओनली जितनी सिंक्रोनस स्पीड है उतनी ही रेट से मेरा रोटर स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट हो जाए देन माय फ्लक्स कटिंग एक्शन विल बिकम जीरो. मेरा कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा. ठीक है. सो अगर मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन जीरो है तो मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो जीरो हो जाएगा. अगर मेरा फ्लक्स कटिंग एक्शन जीरो है देन माय ईएमएफ इंड्यूस विल बिकम जीरो. मेरा ईएमएफ अगर जीरो हो गया तो मेरा करंट जो इंड्यूस हो रहा है मैं करंट विल गेट जीरो. मेरा करंट जीरो हो जाएगा. मेरा करंट जीरो हो गया जो मेरी टॉर्क इस रोटर घुमा रही थी दैट विल आल्सो बिकम जीरो. ठीक है. तो जैसे तो अगर मेरा ये सिंगल स्पीड से रोटेट करेगा तो मेरा ईएमएफ जीरो हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा. और करंट जीरो हो जाएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा दैट मींस माय रोटर there will be no torque and my rotor starts falling. my rotor की जो स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. so my induction motor my three phase induction motor never attain synchronous speed. ठीक है. it will never attain synchronous speed because at synchronous speed my flux cutting action becomes zero my induced EMF will become zero my torque becomes zero. ठीक है. my torque becomes zero. आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर आप कुछ इसमें इस मोड में. ठीक है. So what he have written here सेम चीज लिखिए जो मैंने आपको समझ बताई. The induction motor rotor या फिर induction motor या फिर rotor बोलो motor speed if I say about
मोटर स्पीड मींस रोटर स्पीड, ठीक है। मोटर की जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, मतलब रोटर स्पीड बोल रहे हैं। The induction motor rotor never attains synchronous speed ns. ns capital S means rpm, revolution per minute. 120 f1 p, small ns is revolution per second, it is 2 f1 p, ठीक है। So never attains synchronous speed ns because say if rotor is assumed to run at synchronous speed, अब मान लो अपने रोटर की जो है हमारी ए nr है, nr या फिर n है, ये ns के बराबर हो गया, ठीक है। रन एट synchronous speed ns in the direction of, ठीक है, will modify it, assume to run at synchronous speed ns in the direction of rotating field, then there would be no flux, there would be no flux cutting action as the relative speed between rotor conductors and rotating field, ठीक है, फील्ड होगा, रोटेटिंग फील्ड विल बिकम जीरो। आपका रिलेटिव एक्शन क्या होगा, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो जीरो हो जाएगा इफ माय रोटर इज स्पीड बिकम्स इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, and therefore no induced EMF in rotor conductors, and therefore no induced EMF in rotor conductors, comma, therefore no currents in, therefore no induced EMF in rotor conductors, comma, no induced current in rotor bars, and therefore no developed torque, कोई टॉर्क ही नहीं रहेगा। Thus the rotor of three phase induction motor can never attain synchronous speed, that's why a three phase induction motor is also called as asynchronous motor। Therefore, a induction motor rotates at slightly less speed than synchronous speed। मान लो मेरा synchronous speed है, एक फोर पोल मशीन है, एक फोर पोल मशीन है, तो NS क्या आ जाएगा 120 F1 P, P is 4, तो एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो हमारी कितनी आ गई स्पीड 1500 आरपीएम आ गई। 1500 आरपीएम इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द फील्ड, जो हमारा फील्ड है हमारा, ठीक है, रिवॉल्विंग फील्ड है, स्टेटर फील्ड है। तो हमारी रोटर की स्पीड होगी करीब 1440 आरपीएम, ठीक है, 1440 आरपीएम, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब उससे थोड़ी सिग्नल स्पीड से थोड़ी कम स्पीड पे ये रन करेगा, 1440 आरपीएम, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन स्मॉल टॉपिक इज रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मान लो आपकी इंडक्शन मोटर है, आपको उसका डायरेक्शन जो उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो रिवर्स करना, चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस, whether the phase sequence whether phase sequence direction is, phase sequence direction नहीं आएगा, phase sequence is ABC, या फिर आप RYB बोल सकते हो या फिर ACB। दिस ABC and ACB both are opposite phase sequence, ठीक है। phase sequence क्या हमारा ये जो होता है ये phase sequence है ABC, मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो पहले A आ रहा है, इट इज रोटेटिंग दिस डायरेक्शन, फर्स्ट इज A देन B देन C। इसका अपोजिट फेज सीक्वेंस क्या होगा, A देन C देन B, ठीक है। अपोजिट फेज सीक्वेंस क्या है, अब यहाँ से देखो तो A आएगा फिर C आएगा B आएगा, ठीक है। इसमें क्या था, ये होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हमारा A देन B देन C, इसमें आ रहा A, ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस या अपोजिट फेज सीक्वेंस A देन C देन B, ठीक है। दीज आर टू फेज सीक्वेंस, ठीक है। इस अब क्या लिखा है, so to reverse the direction of three phase induction motor just interchange any two terminals of the supply side। हमारा जो मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर, उसमें तीन तार आ रही होंगी ऐसी, सप्लाई से थ्री वायर आ रही होंगी, ठीक है। एक आर फेज, एक हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तीन फेज है इसमें भी, आर फेज जो हमारे टर्मिनल्स हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ठीक है। आर फेज या फिर ए फेज, बी एंड सी, ये तीन टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर सप्लाई में भी सेम होगा, जो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई है यहाँ भी ऐसा होगा, तीन ए बी सी। तो अब ये जो वायर है सप्लाई साइड से, ठीक है, आप इन्हीं कोई भी दो वायर को या तो ए को बी से इंटरचेंज कर दो, या बी को सी से इंटरचेंज कर दो, या ए को सी से, कोई भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दो। मान लो आपने बी और सी को इंटरचेंज कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, फेज सीक्वेंस विल बिकम एसीबी एंड योर रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन विल गेट रिवर्स। तो जब भी आपको इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन रिवर्स करना है तो व्हाट यू हैव टू डू द जस्ट इंटरचेंज एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द सप्लाई साइड, कोई भी दो टर्मिनल को चेंज कर दो, ठीक है। जैसे मेरा एबीसी है, ये एक फेज सीक्वेंस है,
तो वैसे अगर मैं बोलूँ BCA, BCA, ये भी सेम हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ CAB, both all three are same, ABC, BCA, CAB, but if I interchange my any two, it will become a opposite phase sequence, ठीक है। तो दो भी कोई भी ये ऐसे इंटरचेंज करते हैं। सो इंटरचेंजिंग में होता क्या है, ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू टर्मिनल्स ऑफ सप्लाई phase sequence get reverse, ठीक है, becomes from ABC, from let's say from ABC to ACB, which reverses direction or rotation of revolving magnetic field। जब आप फेस रिवर्स कर रहे हो, फेस सीक्वेंस को रिवर्स कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो फेस रिवर्सल की वजह से आपका जो रोटेशन है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का, द डायरेक्शन रिवॉल्विंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इट्स आल्सो गेटिंग रिवर्स, ठीक है। तो जब मेरा रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, अभी मान लो पहले ऐसे रोटेट कर रही थी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब ये when the direction of rotating magnetic field get reversed, then automatically the direction of torque will get reversed, torque का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, it forces the rotor to move in reverse direction। तो आपका जो डायरेक्शन डिपेंड करता है फेस सीक्वेंस पे, दो कोई भी दो इंटरचेंज को चेंज करोगे टर्मिनल्स को, तो फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस का डायरेक्शन चेंज होएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि मोटर का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, आइदर यू कैन राइट फेस सीक्वेंस, आइदर यू कैन राइट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों चीजों पे एक तरीके से आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड कर रहा है, या फेस सीक्वेंस आप आंसर में लिख सकते हैं या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में पूछते हैं हाउ टू रिवर्स, देन यू कैन राइट जस्ट इंटरचेंज एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द सप्लाई साइड, ठीक है। कोई भी दो टर्मिनल चेंज कर दो, तीन वायर हैं, इन तीन वायर में से कोई भी दो वायर को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्लिप। स्लिप क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज स्लिप हियर।